फिजिक्स की तरंग पार्ट से यानी कि यूनिट थर्ड है ये, ठीक ना। यूनिट थर्ड कहने का मतलब कची कि ये यूनिट खंड होता है, ठीक ना। तो खंड में तीसरा खंड है, इसमें कची पढ़ना है तो अथी पढ़ना है, इसको नाम है क्या वेव, क्या नाम है तो वेव यानी कि तरंग, ठीक ना। वेव कहे का मतलब कैसे होता है तरंग होता है, तो ठीक है। तो तरंग गति, इसी पाठ का नाम कैसे दिया है तरंग गति। तो सबसे पहले जानेंगे कि तरंग कहते किसको हैं, ठीक ना। कि तरंग कहते किसको होता है। देखो तरंग कहने का मतलब होता है कि जो कई प्रकार के दोलन यानी कि कंपन व्यक्त करता है उसे कची कहते हैं तरंग। जैसे कि ये चित्र है, ठीक है, तो कची उत्पन्न कर रहा है तरंग, ठीक है। इसको बहुत सारा उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि कोई तालाब है, ठीक ना, तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक, कोई कंकड़ है, बच्चा जो डालता है कंकड़, ठीक ना। अब कंकड़ डाल देता है तो एकरा में क्या होगा, पानी गोल गोल करते करते अंतः लास्ट तक जाएगा। तो ये जो बिछुआ उत्पन्न होगा, अलग प्रकार के जो चिन्ह उत्पन्न होगा उसे कच्चे कहेंगे हम लोग तरंग कहेंगे, ठीक है। तो कहने का उदाहरण पर दिया हुआ है कच्चे कि तालाब शांत जल में एक छोटे कंकड़ को फेंकते हैं, देखते हैं कि कंकड़ के जल में गिरने के स्थान पर एक बिछुआ उत्पन्न हो जाता है, ये क्या है तरंग है, ठीक है। किसी हुक या रस्सी के, है ना, हुक या रस्सी के एक सिरे को खूंटी से बांध करके, ठीक ना, सिरे से हाथ से पकड़कर ऊपर नीचे हिलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ऐसा है ना, इसको मैं एक आदमी पड़ा करा है इसको रस्सी को, ठीक ना, लेकिन इसको काची करेगा ऊपर नीचे हिलाएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें जो ऊपर नीचे बिछो उत्पन्न हो इसको काची कहेंगे तरंग कहेंगे, क्या कहेंगे तरंग, है ना। तरंग समझे है ना। अब कहता है तरंग गति, यही तो पाठ का नाम हमको, है ना, तरंग गति। कि तरंग गति क्या है तो देखो, इस प्रकार को यांत्रिक तरंग, है ना, उसे आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। तरंग जो है उसे आगे बढ़ रहा है, ठीक ना, इस प्रकार के जो गति कर रहा है इस गति को कैसे कहते हैं तरंग गति। साधारण भाषा में बोले तो तरंग की गति को ही तरंग गति, पाठ खत्म, तरंग गति खत्म तो पाठ खत्म, है ना। नहीं, इसमें अगर तरंग गति की परिभाषा हुआ, है ना, इससे संबंधित सभी चीजों का अध्ययन करना होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन में करना पड़ता है, नहीं कि क्वेश्चन बोल दिया कि इस चीज को क्या कहते हैं तो लिख करके छोड़ दे, नहीं, उसके बारे में जितना जानकारी है उतना तुम बताओ, है ना, उतना उसके बारे में लिखो, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहता है यांत्रिक तरंग क्या है, ठीक है, कहता है कि किसी द्रवात्मक माध्यम से उत्पन्न वह बिछो जो बिना अपना रूप बदले माध्यम के निश्चित चाल से आगे बढ़ते रहता है। मतलब कि निश्चित चाल से जब आगे तरंग गति से बढ़ते रहता है तो इस तरंग को क्या कहते हैं यांत्रिक तरंग, है ना। एक यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, ठीक ना, मैकेनिकल वेव, ठीक है। अर्थात दूसरी विधि यह भी कह सकते हैं कि तरंग गति ऊर्जा संचरण का वह विधि है जिसमें बिना माध्यम के हस्तांतरण के ऊर्जा एक स्थान से दूसरे माध्यम संचरण करता है। जैसे कि खूंटी में बंधा हुआ है रस्सी, ठीक है, तो यहाँ पर से हम ऊर्जा डालें, ठीक है, तो इसको काचे किए कंपन किए, तो कहाँ कंपन महसूस होगा, दीवार में झटका के रूप में महसूस होगा, है ना। तो कोचे के माध्यम से आएगा था, कंपन के माध्यम से आएगा, अर्थात बिना ऊर्जा के क्षय किए, ठीक ना। इसी प्रकार से अब आता है कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, पहला एक अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा एगो अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। अर्थात कहने का मतलब है कौन ट्रांसवर्स वेव और एक ट्रांसड्यूटेडिनल वेव, ठीक ना। और इसके बाद आता है अभी दोनों का परिभाषा जानेंगे हमको, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक ना। अनुप्रस्थ तरंग कहने का मतलब क्या होता है कि वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यदि तरंग के संचरण की दिशा क्या होगा लंबवत, होने की तरंग उत्पन्न हुआ उसी के लंबवत, उसी के समांतर चलते जाए तो इसे कुछ कहेंगे लोग अनुप्रस्थ तरंग, है ना। माध्यम के क्या होना चाहिए लंबवत, है ना, जहाँ से उत्पन्न हुआ वहाँ से क्या होना चाहिए लंबवत, ठीक है। तो लंबवत जब उत्पन्न होगा, इसमें लंबवत उत्पन्न हो जाएगा तो इसको कुछ कहेंगे हम लोग तो अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, कैसे कहेंगे अनुप्रस्थ। लंबवत कहने का मतलब कि, है ना, होना चाहिए इसमें तब। जैसे कि इसमें उदाहरण क्या हो सकता है कि तालाब, शांत तालाब में, है ना, तालाब के शांत जल में कंकड़ फेंकने पर जो जल के ऊपर तरंग उत्पन्न होता है वो कौन सा तरंग है अनुप्रस्थ तरंग, है ना। कोची के ऊपर तालाब के ऊपर जो तरंग उत्पन्न होगा इसे कोची कहेंगे हम लोग तो अनुप्रस्थ तरंग, है ना। इसके बाहरी अंततः तालाब के किनारे तरफ से कैसे करता है चला जाता है तो कौन तरंग हो गया अनुप्रस्थ तरंग। इसके अलावा भी उदाहरण है कौन वाला, तो देखो जब रस्सी की एक सिरे हो खूंटी से बांध करके दूसरे सिरे पर ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में जो लंबाई की दिशा में संचित होता है ये भी एक प्रकार कैसा तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग। कैसा तरंग है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक ना। जो कि जैसे कि देखो चित्र में यहाँ पे है ना, ये दीवार से क्या कर रहा है खूंटी में बांध दिया धागा, तो धागा का कर रहा है हिला रहा है, तो इसमें जो तरंग उत्पन्न हो रहा है जो कौन सा तरंग है अनुप्रस्थ, है ना। जो गति कर रहा है इस गति को क्या कहेंगे तरंग की गति, ठीक ना। यहाँ पर कोई माध्यम है या नहीं है, केवल क्या माध्यम धागा ही, ठीक है। अच्छा कहता कि अनुप्रस्थ तरंग ऊपर से, है ना, और अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रृंग तथा नीचे के अधिकतम स्थिति को क्या कहते हैं गर्त कहते हैं। यहाँ पर तरंग में देखा जाए तो एक ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर वाला शीर्ष को क्या कहते हैं श्रृंग कहते हैं, क्या कहते हैं श्रृंग कहते हैं, और जबकि नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं गर्त कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इसको डायरेक्ट उठा सकता है,
कि तरंग के सबसे ऊपरी भाग अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? स्प्रिंग कहते हैं। और न्यूनतम भाग को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। ठीक ना। अच्छा, इसके बाद कहता है कि जैसे नोट पॉइंट में है कि गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती। किसमें नहीं होता? गैस में। ठीक ना। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंग उसके तल पर बनता है, जैसे कि जल है, जल के ऊपर जो बना है ना, तो काचे पर बना, सतह पर बना। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग काचे गैस में उत्पन्न नहीं होगा। ठीक ना। लेकिन द्रव में बनेगा तो काचे पर होगा? सतह पर होगा, है ना। और ठोस पर, तो उसमें ठोस पर सांपा वही दिखाई देगा। ठीक ना। अनुप्रस्थ तरंग उसके तल पर बन सकती है, सतह के भीतर नहीं बन सकती। ठीक ना। यहाँ पर नोट पॉइंट ये है कि प्रकाश भी एक प्रकार कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ केवल नहीं है ना, वो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ है। ठीक ना, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ है। लेकिन यहाँ पे अनुप्रस्थ की बात हो रही है, तो इसलिए अनुप्रस्थ तरंग के नाम में देंगे। अनुप्रस्थ खत्म। अब आता है कौन तरंग? है ना, लॉन्गिट्यूडल, है ना, लॉन्गिट्यूडल। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग कहता है अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम अपने कण के माध्य स्थिति पर तरंग के संचरण दिशा के समांतर हो। तरंग के संचरण दिशा के लंबवत होगा अगर, है ना, तो अनुप्रस्थ, और अगर समांतर हो जाएगा तो क्या चाहिए? अनुदैर्घ्य, है ना। जब अनुदैर्घ्य तरंग कहने का मतलब कोई ऐसा तरंग जो माध्यम के कण के सतह के क्या हो? समांतर हो। तो समांतर होगा तो अनुदैर्घ्य, और अगर लंबवत हो तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। समझ रहे बात को, है ना। तो इसके बाद कहता है कि उदाहरण के लिए जैसे कि वायु एवं गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। हवा एवं, है ना, वायु जितना है ना, वायु एवं गैस जितना तरह गैस है और वायु है, ठीक है, इस सब में क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। कुछ ध्वनि था, ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य है। ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य, ठीक है। इसके अलावा और भी उदाहरण इसका कि एक सिरा पर कसे हुए एक लंबे स्प्रिंग को दूसरे सिरा पर आगे पीछे खींचने पर जो कुंडलियां स्प्रिंग के अनुदिश कंपन करती है, तो उस पर स्प्रिंग में जो विक्षोभ आगे बढ़ता दिखाई देता है, या स्प्रिंग में उत्पन्न भी तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य, है ना। इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे तो समझ, जैसे कि तरंग है, ई स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग का कर दिए, एक जगह स्थिर कर दिए हैं, ठीक है ना। और एक जगह स्थिर करने के बाद इसको खींचेंगे, ठीक है। और जब खींचेंगे तो फिर का हो जाएगा? वापस आ जाएगा, है ना। स्प्रिंग को इसे खींचते हैं तो फिर क्या आता है? वापस। तो इसमें जो तरंग उत्पन्न होगा, ऐसा तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य, है ना। यानी कि ध्वनि तरंग क्या है? एक प्रकार के अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो हम लोग पढ़े थे अनुप्रस्थ में, उसकी गति कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है ना। तो ऊपर वाला भाग को क्या कहते थे? स्प्रिंग, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? गति। लेकिन यहाँ पर है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग में होता है कि इस प्रकार से, ठीक है ना। तो देखो जो पास पास रहता है ना, जो सघन रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। तरंग का वैसा माध्यम जो बहुत पास पास हो, नजदीक नजदीक हो, उसे क्या कहेंगे हम? संपीड़न, है ना। लेकिन जो दूर दूर हो उसे क्या कहेंगे हम? विरलन कहेंगे। क्या कहेंगे? विरलन। देखो यहाँ पर दर्शाया हुआ है ना, कि पास पास वाला भाग है संपीड़न, थोड़ा इसे दूर दूर वाला है तब विरलन, फिर पास पास वाला है तो संपीड़न, दूर वाला है तो विरलन, है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत लिखने में हाथ से हो गया होगा, लेकिन संपीड़न और विरलन कहने का मतलब क्या होता है? कि, है ना, देखो संपीड़न विरलन इसको समझ सकते हैं कैसे कि संपीड़न कहने का मतलब क्या है? नजदीक नजदीक, और विरलन कहने का मतलब क्या होता है? दूर दूर, ठीक ना। और गर्त कहने का मतलब क्या होता है? तरंग का सबसे न्यूनतम भाग, यानी कि नीचे वाला भाग, है ना। और सबसे ऊपर वाला भाग को क्या करते हैं? स्प्रिंग, ठीक है। इसके बाद कहता है कि जिन सतहों पर माध्यम के कण अथवा स्प्रिंग कुंडलियां दूर दूर होते हैं उसे कैसे कहते हैं? लोग विरलन कहते हैं। और जिन स्थानों पर माध्यम के कण या स्प्रिंग के कुंडलियां नजदीक नजदीक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संपीड़न, ठीक ना। जबकि तरंग के माध्यम के सबसे ऊंचा वाला भाग हो तो उसे कैसे कहते हैं? स्प्रिंग, और नीचे वाला भाग हो तो उसे कैसे कहते हैं? गर्त, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन कहते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग को सभी माध्यम ठोस, द्रव, गैस उत्पन्न सब में होता है। अनुदैर्घ्य तरंग कैसे में होता है? सब में। लेकिन अनुप्रस्थ गैस में उत्पन्न नहीं होता, द्रव में उसके सतह पर उत्पन्न होता है, ठीक ना। और ये है जो कैसे होता है? सब में उत्पन्न होता है, ठोस, द्रव, गैस सभी में, ठीक ना। अनुदैर्घ्य तरंग द्रव के भीतर संचित नहीं होते, पृष्ठ पर नहीं होते, यानी द्रव के भीतर संचित होते हैं। यानी अनुदैर्घ्य है ना, से कहाँ होगा? पृष्ठ के भीतर, उसके सतह पर नहीं। जबकि अनुप्रस्थ जो था से भीतर नहीं उत्पन्न होता है, सतह पर उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि एक श्रृंग और दूसरे श्रृंग अथवा एक गर्त और दूसरे गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। क्या कहते हैं? है ना, देखो तरंगदैर्घ्य समान यहाँ पर है, ठीक। ये क्या है? श्रृंग, है क्या है? श्रृंग, ठीक है। ये वाला भाग का हो जाएगा गर्त, चला गर्त, ठीक है। तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग, है ना, अथवा एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। अथवा इसको कैसे कहते हैं कि तरंग के लंबाई कैसे कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दो श्रृंग वाला अथवा दो गर्त बोलेगा, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक श्रृंग और एक गर्त, है ना। जैसे कि ई वाला भाग और ई वाला भाग, तो दो श्रृंग हो जाएगा, अथवा ए वाला भाग और ए वाला भाग,
दो गर्त हो जाएगा, है ना। अथवा कह सकते हैं एक श्रृंग और एक गर्त, टोटल लंबाई कैसे कह सकते हैं, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को हम दूसरे रूप में ऐसे दर्शाते हैं कि ऐसे प्रकार से, है ना। इसको कह देंगे कच्चे तरंगदैर्घ्य, एक श्रृंग और एक गर्त, क्योंकि श्रृंग और गर्त की लंबाई लगभग कच्चे होती है, समान होती है, इसलिए कह सकते हैं ना। तो श्रृंग और दूसरे श्रृंग के अथवा एक गर्त और दूसरे गर्त की लंबाई को क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य, है ना। कैसे कहेंगे, तरंगदैर्घ्य। इसको कैसे से दर्शाते हैं, तो लैम्डा से दर्शाते हैं। कैसे से दर्शाते हैं, लैम्डा, ठीक ना। अगला कहता है एक में कि एक ही कला के दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, है ना। अथवा यही कहता है कि एक ही कला के दो क्रमागत, इसको कैसे कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। इसे कैसे दर्शाते हैं, लैम्डा से निरूपित है, ठीक है। यहीं पर तरंगदैर्घ्य के दोनों प्रकार खत्म होता है ना। अगला पॉइंट आता है कि वायु में ध्वनि तरंगे की उत्पत्ति एवं संचरण। आखिरकार हवा में ध्वनि तरंग उत्पन्न कैसे होती है ना, और संचरण कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक ना। देखो, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखो कि ध्वनि कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य है ना। क्योंकि गैस अनुप्रंग गैस में उत्पन्न नहीं होता, द्रव्य में होता है तो कहाँ होता है, सतह पर होता है, ठीक ना। यानी कि कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ठीक ना। तो कहता है कि जब कोई ध्वनि स्रोत से कंपन करता है तो वह अपने और चारों ओर हवा में ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, और जो समान चाल से प्रत्येक दिशा में संचरण करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसको मान लो कि लोहा, ठीक है, इसको पर चम्मच से हम लोग काची किए पीटे, ठीक है। अब पीटे तो काचे होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा, ये चारों माध्यम में काची करेगा, समान रूप से ध्वनि कंपन उत्पन्न करेगा, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ पर वायु नहीं रहेगा तो संचरण नहीं करेगा, क्योंकि वायु ध्वनि को चलने के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है, ठीक ना। तो यहाँ पर वही रूप से दर्शा रहा कि ध्वनि के उत्पन्न का हुआ चारों तरफ फैलने लगा, तो हो सकता है कि ध्वनि नजदीक वाला पार्श्व में जाए तो संपीड़न, है ना, और दूर वाला जाए तो कच्ची विलयन। तो इस प्रकार से कच्ची करेगा, संपीड़न विलयन, संपीड़न विलयन, संपीड़न विलयन के रूप में कच्चे चारों तरफ फैल जाएगा, है ना। अथवा कह सकते हैं कि संपीड़न अथवा विलयन स्पेंटे कांतर क्रम में उत्पन्न होते रहते हैं, है ना। संपीड़न दूर नजदीक होते रहते हैं ना। इस प्रकार हवा में अनुदैर्घ्य तरंग काचे होते संचित होते। हवा में कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए काचे चलने के लिए, ध्वनि चलने के लिए, ठीक ना। ध्वनि चलने के लिए माध्यम होना चाहिए। प्रकाश एक अलग प्रकार की होती है, उसको हम ऑप्टिक्स में अध्ययन करते हैं, ठीक ना। प्रकाश कचे है अलग प्रकार के, यहाँ पर ध्वनि की बात है, ध्वनि को चलने के लिए कचे होना चाहिए, माध्यम कुछ होना चाहिए, है ना। और सबसे ज्यादा ध्वनि कुछ में कैसे करता है, तो ठोस में, किसमें, ठोस में, उसके बाद फिर द्रव में, है ना, उसके बाद फिर गैस में, है ना। यानी कि गैस में साधारणतः निर्वात में इसका चाल जो होता है कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड, बस इतना ही स्पीड होता है ना। साधारणतः इसका ध्वनि का चाल कितना होता है, 330 मीटर, हालांकि 333 नहीं कहीं भी देता है, ठीक ना। कहता है कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग के बीच तुलना, है ना। अंतर लिखना है किसके पास, अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग, तो सबसे पहले तो इसको हम लिख देंगे पहले एगो परिभाषा, ठीक है ना। तो कहता है कि माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। लंबवत करता है तो उसे कैसे कहते हैं, अनुप्रस्थ। लेकिन माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा समांतर होते हैं तो उसे कैसे कहते हैं, अनुदैर्घ्य, ठीक ना। दूसरा कि तरंग शीर्घ और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, किस रूप में, श्रृंग और गर्त, है ना। श्रृंग किसे कहते हैं, श्रृंग किसे कहते हैं, है ना। ऊपर वाला भाग कैसे कहते हैं, श्रृंग, नीचे वाला क्या कहते हैं, गर्त, है ना। अधिकतम मान को श्रृंग, न्यूनतम मान को गर्त। एकरा में कुछ के रूप में करता है, अर्थात इसमें कहने का मतलब क्या है, अनुदैर्घ्य में तरंग संपीड़न एवं विलयन के रूप में, है ना। अच्छा, तीसरा अंतर क्या है कि अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस एवं द्रव में चल सकते हैं। कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ, ठोस एवं द्रव में, गैस में नहीं, किस में नहीं चल सकता, गैस में नहीं, और द्रव में चलेगा तो कहाँ, सतह पर, ठीक ना। जबकि अनुदैर्घ्य तरंग जो है कैसे हो सकता है, सब में चल सकता है, ठोस द्रव गैस तीनों, है ना। द्रव में कहाँ चलेगा, भीतर, है ना, जबकि द्रव में कहाँ चलता है, सतह पर। तो एक पॉइंट इसे भी छाड़ सकते हैं, नहीं छाड़ सकते, ठीक ना। इसके बाद देखो कहता कि अगला पॉइंट यही कहता है कि अनुप्रस्थ तरंग द्रव के सतह पर ही चल सकता है, द्रव के भीतर नहीं, बल्कि अनुदैर्घ्य में क्या कहेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग द्रव के भीतर चल सकता है, सतह पर नहीं, ठीक है। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंगे गैस में नहीं चल सकते, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगे गैस में चल सकती है, ठीक है। अच्छा, उदाहरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। एकरा में कच हो जाएगा, इसको में हो जाएगा कच प्रकाश हो जाएगा, है ना। इसको में कच हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसको कच कि ये वो छोर से बांध देंगे रस्सी, ये भी हो सकता है, चाहे तो तालाब में कंकड़ मारने पर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आएगा जी कहता है कि यांत्रिक एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, कौन सा तरंग आता है, यांत्रिक एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है ना। कहता है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक, है ना,
मैग्नेटिक वेव कहता है। देखो यांत्रिक कहने का मतलब होता है घूमने वाला, ठीक है। जिन तरंगों में संचरण के लिए द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक। कुछ न कुछ माध्यम का होना आवश्यक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं ना। जैसे कि देखा जाए उसका उदाहरण है कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। कौन सी तरंग? जल की सतह पर। तो यहाँ पर माध्यम क्या है? जल। अगर जल नहीं रहेगा तब तरंग उत्पन्न नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा, दूसरा कि ध्वनि तरंगे, है ना, तन हुई डोरी में उत्पन्न तरंग। देखो ध्वनि तरंग भी होकर कौन होना चाहिए? वायु माध्यम होना चाहिए, ताकि कि बिना माध्यम को ध्वनि संचरण कर नहीं करेगा, ठीक ना। तीसरा कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग, तो इसको में डोरी होना चाहिए कि बिना डोरी के तरंग उत्पन्न कर देंगे। यानी कि जिसमें माध्यम होता है, द्रव्यमात्मक माध्यम होना चाहिए, कुछ न कुछ में भार होना चाहिए, तो उसे कुछ कौन तरंग कहेंगे? यांत्रिक तरंग कहेंगे। कौन सा तरंग कहेंगे? यांत्रिक तरंग। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग कहता है काचे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है ना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वैसा तरंग जिसके लिए द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होते, अर्थात ये निर्वात में भी संचरण कर सकती है, जबकि ध्वनि निर्वात में संचरण कर सकती है नहीं। चांद पर आवाज सुनाई देगा? नहीं। काहे नहीं सुनाई देगा? काहे को कोई वायुमंडल नहीं, हवा है नहीं, ध्वनि माध्यम करेगा, चलाते रहेंगे छुटका इधर आओ कौची कह रहा है कि नहीं? नहीं सुनाई देगा। निर्वात में सुनाई नहीं देता है, ठीक ना। वहाँ पर एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? तो देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन कहा जाएगा? तो प्रकाश तरंग, है ना, अवरक्त तरंग, और फिर विकिरण रेडिएशन, है ना, अल्ट्रावायलेट किरण यानी परावैंगनिक किरणें, एक्स किरण, ये सब कौन सी किरण हो जाएगी? विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक ना। तो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग के ज्यादा विशेष चर्चा करेंगे हम लोग 12वीं क्लास के फिजिक्स में। वहाँ पर पूरा चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक ना। समझ गया? ठीक है ना। आगे का जी कहता है कि तरंग संबंधी कुछ मौलिक परिभाषा है। तरंग से संबंधित और कुछ परिभाषा है इसमें, ठीक ना। तरंग संबंधी और कुछ परिभाषा है, ठीक ना। कहता है पहला कि जब किसी माध्यम में अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंग संचित होती है तो किसी भी क्षण माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार के कंपन करते रहते हैं, है ना। परंतु कंपन की कला एवं एक दूसरे के कण बदलती रहती है। मैंने कि देखो माध्यम में कोई अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, तो ये हमेशा सभी दिशाओं में संचरित करते रहता है। लेकिन इसका जो है ना तरंगदैर्ध्य और कण के आकार का हो सकता है बदलते रहता है, ठीक है। जिसमें कौन सी आता है? पहला आता है आयाम। पहला चीज का आता है आयाम, है ना, एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड शब्द थोड़ा ज़्यादा उपयोग होता है। हम आयाम में का चीज है? आयाम में कहता है कि, है ना, माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितने एक से अधिक विस्थापित करता है उस दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम, ठीक है ना। काजी करा कि माध्यम का कोई भी कण अपनी सामान्य अवस्था में दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं? आयाम, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब ये है कि तरंग है, ठीक है ना, ये है ना, जितना दूर, तो ये जितना दूर है ना इसको कैसे कहेंगे? आयाम। इसको कैसे दर्शाते हैं? छोटका ए से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? छोटका ए से। आयाम को कैसे दर्शाते हैं? छोटका ए से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? छोटका से। आयाम को दर्शाते हैं किससे? छोटा से, ठीक है। कहता आवर्त काल। दूसरा कैसे है? आवर्त काल, ठीक है ना। माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे कैसे कहते हैं? आवर्त काल। ऐसे बड़का टी से दर्शाते हैं, ठीक ना। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरंगदैर्ध्य है, एक तरंग, इसको पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसी को कैसे कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखा जाए तो घड़ी में 3 प्रकार का सुई, मिनट, सेकंड और घंटा वाला, ठीक ना। तो सबका अपना अपना आवर्त काल अलग होगा। अर्थात देखा सेकंड के आवर्त काल देखा जाए तो 60 सेकंड है कि नहीं। लेकिन मिनट का आवर्त देखा जाए तो 60 मिनट है, तब तो पूरा चक्कर आएगा। लेकिन घंटा का आवर्त काल देखा जाए तो 12 घंटा है ना। इसी प्रकार से सबके जितना एक तरंगदैर्ध्य जो है ना, कोई भी कण अपना एक कंपन जितना समय पूरा कर लेगा उसको कैसे कहेंगे? आवर्त काल। इसे कैसे दर्शाते हैं? बड़का टी से। जबकि आयाम को कैसे दर्शाते हैं? छोटका ए से, ठीक ना। अगला एगो आता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। कैसे आता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। कहता है कि माध्यम का कोई भी कण से एक सेकंड में है ना जितना कंपन करता है उस कण की आवृत्ति कहलाता है ना। देखो ये है ना, यह आवृत्ति जितना एक सेकंड में जितना तो कंपन कर देगा उसे कैसे कहेंगे हम लोग? आवृत्ति कहेंगे, है ना। कहने का मतलब है कि कोई देखो, है ना, एक सेकंड में इतना ही गया तो इसकी आवृत्ति एक रहेगा, है ना। लेकिन अगर कोई कण है जो एक सेकंड में एकदम बहुत सारा करेगा तो इसकी आवृत्ति कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक ना। अर्थात आवृत्ति किस पर डिपेंड करता है? तो एक समय में जितना, है ना, एक सेकंड में जितना कंपन किया उसे कैसे कहेंगे? आवृत्ति। ऐसे कैसे दर्शाते हैं?
भी से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? भी से, ठीक ना। जबकि आयाम को ए से, है ना, और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से, आवर्तकाल को टी से, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है क्या कि कला, कचेता, कला यानी कि फेस, कला यानी कि फेस, है ना। कहता कंपन करते हुए किसी कण की कला उस अक्ष की स्थिति के गति के दिशा को प्रकट करती है। माने कि देखो फेस कैसे बताता है? दिशा बताता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कंपन किया तो दिशा बता रहा है कि इधर से इधर जा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फेस कहते हैं, है ना। अर्थात यदि माध्यम में दो कण किसी क्षण समान अवस्था में एक ही दिशा में समान दूरी पर हो, तब दिशा गतिशील हो तो दोनों को समान कला कहते हैं, है ना। यानी कोई माध्यम में दो तरंग उत्पन्न हो, कैसे तरंग उत्पन्न हो? दो तरंग उत्पन्न हो, क्या तरंगे हो? दो तरंग, है ना। दोनों के दिशा कैसे हो? एक हो, जिसे कैसे कहेंगे? समान कला कहेंगे। कैसे कहेंगे? समान। समझ आ रही है ना। अच्छा, आगे क्या था? तरंग दैर्ध्य क्या है? क्या तरंग दैर्ध्य, है ना। वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। माध्यम के किसी भी कण एक पूरे कंपन में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। अथवा किसी तरंग के समान कला वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ऐसे कैसे दर्शाते हैं? लैम्डा, है ना। कोई दो कण, ठीक है, तो कोई दो कण हो सकता है। देखो पहला माध्यम कैसे कर सकता है कि, है ना, एक श्रृंग और एक श्रृंग, ठीक है, चाहे तो कर सकता है एक गर्त और दूसरा गर्त, अथवा कर सकता है एक श्रृंग और एक गर्त, तो टोटल इसको कैसे कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे कैसे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? देखो तो अगला टॉपिक हमारा क्या है कि तरंग चाल, कुछ है तरंग चाल यानी वेव स्पीड, है ना। कहते हैं कोई तरंग एक सेकंड में, कोई तरंग एक सेकंड में, है ना, जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी तरंग का कैसे कहते हैं? चाल कहते हैं। इसे भी कैसे दर्शाते हैं? भी से, है ना। तरंग चाल को भी कैसे दर्शाते हैं? भी, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक ना। कहता है कि तरंग दैर्ध्य, चाल, आवृत्ति में संबंध। अगला टॉपिक क्या कहता है कि तरंग दैर्ध्य, है ना, और कचे चाल आवृत्ति में संबंध, है ना। तो अगर मान लिया जाए, ठीक ना, मान लिया जाए कि कंपन करते हुए किसी कण का आवर्तकाल टी है, आवर्तकाल को टी से दर्शाते हैं, ठीक ना, तथा आवृत्ति कची है? भी है। जबकि चाल को भी कैसे दर्शाते हैं? भी से ही दर्शाते हैं। इस कण द्वारा उत्पन्न तरंग टी समय में लैम्डा दूरी तरंग दर्ज करेगी, है ना। अर्थात लैम्डा का चीज का है? तरंग दैर्ध्य। ये तीनों का चीज संबंध है, ठीक ना। इससे एक फार्मूला ही बनता है। फार्मूला बनता है क्या? तो देखो कहता है कि देखो, है ना, यहाँ पर तीनों में संबंध है कि टी बराबर क्या होता है? तो टी बराबर होता है समय तरंग द्वारा चली गई दूरी, है ना। आवर्तकाल जब दर्शाता है इसको कैसे दर्शाता है? तो लैम्डा दूरी तय करेगा, है ना। तरंग में जितना दूरी तय करेगा उसको तरंग दैर्ध्य कहेंगे, ठीक ना। तो इसको कैसे दर्शाते? लैम्डा से दर्शाते हैं। फिर कहता है कि एक सेकंड में तरंग की द्वारा चली गई दूरी, ठीक ना। तो एक समय में, तो समय बराबर दूरी बटे, है ना। यहाँ पे काजी कर चली गई दूरी एक समय में, ठीक ना, एक सेकंड में, ठीक है। तो इसके द्वारा मान कितना हो जाएगा? तो तरंग दैर्ध्य जितना आवर्तकाल था उतना यानी कि लैम्डा बटे टी, है ना। जबकि एक सेकंड में चल गई दूरी तो इसका चाल, तो चाल कितना है? भी, ठीक है। तो तीनों में भी बराबर कची, तो चली गई जितना, तो भी बराबर दूरी बटे समय, ठीक ना। तो यहाँ पर भी बराबर निकल जाएगा कि भी बराबर लैम्डा बटे टी, ठीक ना। यहाँ पर अगर भी का मान हम एक रखते हैं तो कैसे हो जाएगा? इसे गुना को भी बराबर भी लैम्डा, ठीक ना। जहाँ पर भी एक क्या? प्रकाश के नहीं, तरंग दैर्ध्य के चाल, अर्थात चाल बराबर क्या सूत्र बनता है कि आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर इसे ऑब्जेक्टिव बनता है कि चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य, ठीक ना। अर्थात भी बराबर, है ना, भी बराबर कुछ भी, ठीक ना। इसके बाद आता है क्या? प्रगामी तरंग। कौन सा तरंग? प्रगामी तरंग, ठीक ना। प्रोग्रेसिव वेव, ठीक ना। प्रगामी तरंग क्या है? ठीक है, प्रगामी तरंग। तो प्रगामी तरंग कहने का मतलब है ना, प्रगामी तरंग गति माध्यम एक प्रकार का विक्षोभ है जो बिना अपना रूप बदले माध्यम के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवृत्ति कंपन द्वारा निश्चित चाल से चलते आगे बढ़ जाता है ना। कहने का मतलब है कि कोई तरंग, ऐसा तरंग जो एक माध्यम से विक्षोभ हुआ बिना कुछ रूप बदले, है ना, माध्यम कैसे करता आगे बढ़ते जाता, तो कैसे कर लेता हूँ? प्रगामी तरंग, है ना। जैसे कि हवा में संचित ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य, है ना, हवा में संचरित ध्वनि तरंग जो अनुदैर्ध्य होता है प्रगामी तरंग चलते रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वायुमंडल में गति करते कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक करना तहाँ तक जाएगा, लेकिन इसकी आवृत्ति कमती जाएगी, अंततः एकदम धीरे, है ना। शुरू में तेज, अंत में एकदम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक ना। जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कैसे कि ध्वनि की आवाज नहीं आ रही, ठीक ना। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो बहुत दूर तक भी आवाज आ सकता है, लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा नहीं है। एक अलग हम लोग कैसे करते हैं? मशीनों का उपयोग करते हैं। प्रगामी तरंग के समीकरण यहाँ पर, ठीक है।
कहता है कि मान लिए कि कोई एक परिगामी तरंग एक सच की धनात्मक दिशा में चल रही है। कौन दिशा में चल रही है? एक सच के धनात्मक दिशा, ठीक ना, मतलब कि इस दिशा में चल रही है, ठीक ना। और कहता है कि जिसके कारण माध्यम के कण सभी कण एक दूसरे से कंपित अवस्था में होंगे, परंतु उनकी कला परस्पर भिन्न होंगे, ठीक ना। यदि मूल बिंदु वो पर स्थित कण t समय पर विस्थापन y हो तो इसका सरल आवर्त गति समीकरण क्या होता है? इसका सरल आवर्त गति समीकरण होता है कि y बराबर a sin ओमेगा t, है ना। क्या होता है? y बराबर a sin ओमेगा t, जहाँ a का चीज है, आयाम है, और w बराबर का चीज ओमेगा जिसको होता है ना, ओमेगा का मान कितना होता है? तो 2 पाई बटे t, है ना, 2 पाई बटे टी, ठीक है। और कोणीय आवृत्ति जो कैसे बता रहा है इसको कहते हैं कोणीय आवृत्ति ओमेगा को, और टी बराबर का जो होता है आवर्त काल होता है, ठीक ना। अतः हम कह सकते हैं कि तरंग के आगे बढ़ने के क्रम में माध्यम के कण अपना प्रारंभ करेगा, माने तरंग आगे बढ़ते रहेगा, है ना, तो कैसे करेगा? कण में अपना कैसे करेगा? आयाम आगे बढ़ाते रहेगा, माने कि बढ़ते चलेगा, तो इसका कुछ न कुछ विस्थापन वेग होगा, ठीक ना। इसका विस्थापन वेग मान लेते हैं कैसे कि शुरू में 0 है तो y नोट बराबर a sin ओमेगा t, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तथा कण a में विस्थापन होगा, मतलब कि जहाँ पर से शुरू होगा उसको में कैसे होगा? विस्थापन होगा, और ये विस्थापन हो जाएगा कितना? तो कण a में विस्थापन हो जाएगा कुछ न कुछ थीटा कोण बढ़ेगा, तो यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा क्या कि y a बराबर a sin ओमेगा t माइनस फाइव, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलांतर कहे का मतलब क्या होता है? कलांतर का मान हो जाएगा 5 बराबर 2 पाई बटे लैम्डा गुने पथांतर, है ना, अर्थात 2 पाई बटे लैम्डा गुने 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कण ए का विस्थापन के मान दे देंगे, विस्थापन क्या कर देंगे? मान दे देंगे, है ना। तो कितना मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा कि y बराबर a sin ओमेगा t माइनस 2 पाई लैम्डा x, है ना। अथवा यहाँ पर मान दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका मान भी कितना? ओमेगा t का मान, तो ओमेगा t का मान भी 2 पाई बट t इंटू छोटका t, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर से हल कर देंगे तो दोनों में से कोई कौन मिल जाएगा कि a sin ओमेगा, और उसके बाद 2 पाई है तो 2 पाई का ले लेंगे कॉमन, और बचेगा छोटा t बटे बड़का t और x बटे लैम्डा, है ना। यहाँ पर जबकि हम लोग जानते हैं कि एक सूत्र होता है क्या? v बराबर v लैम्डा, है ना, v बराबर v लैम्डा अथवा v बराबर 1 बटे t, ठीक ना। यहाँ पर कैसे कर देंगे? मान दे देंगे हम लोग कैसे कि किसके लिए मान दे देंगे? यहाँ पर a साइन है, a साइन रह देंगे, है ना, और फिर यहाँ पर 2 पाई 1 के जगह, है ना, यहाँ पे कैसे कर देंगे? देखो t है ना, t बटे बड़का t और x बटे लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर मान दे देंगे क्या इसके लिए? तो देखो v यहाँ पर आ गया किसके लिए? 1 बटे t के लिए, 1 बटे t है ना, इसके लिए v, तो v से कैसे कर दें? मल्टीप्लाई, यहाँ पर v, तो यहाँ पर इसे कैसे ले लेंगे कॉमन? तो यहाँ पर v दे दिया, अर्थात कहने का थोड़ा समझ लो, v बराबर 1 बटे टी, v बराबर 1 बटे टी, तो यहाँ पर छोटका t बटे टी लिखा है ना, है, तो यहाँ पर इसे 1 बटे टी ले लिए हैं कॉमन, 1 बटे टी ले लिए हैं कॉमन, तो इसको में से देखो 1 बटे टी, तो इसको में टी नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 बटे टी बराबर v, और v बराबर कैसे ले v लैम्डा, तो यहाँ पर आ जाएगा कैसे कि v लैम्डा, है ना, तब v फिर ले लिया कैसे कॉमन, तो v कॉमन लेकर के तो यहाँ पर v नीचे आ जाए, तब बचेगा यहाँ पर कैसे खाली लैम्डा बचेगा, ठीक ना। तो लैम्डा ऊपर में चलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसको हम कॉपी पे बता देते हैं, ठीक ना, हल करके, ठीक, थोड़ा सा माने कि शॉर्ट में मार दिए हैं एक वजह से। अंततः इसको समीकरण कैसे प्राप्त हो जाएगा हमको कि y बराबर कैसे प्राप्त हो जाएगा? a साइन 2 पाई t बटे छोटका t और x बटे लैम्डा, है ना, या इसको बराबर कैसे प्राप्त हो जाएगा कि a साइन 2 पाई, है ना, बटे लैम्डा वी टी प्लस 1, ठीक है। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? तो प्रगामी तरंग के समीकरण, ठीक है ना। नोट पॉइंट का लिखेंगे कि ध्वनि भी तरंग है, ध्वनि कैसी है? तरंग है, रूप में गति करती है, ध्वनि तरंग के रूप में कैसी करती है? गति करती है, ध्वनि जो तरंग के रूप में गति करती है, परंतु इसे गति करने के लिए कोई न कोई कुछ होते हैं, माध्यम के आवश्यकता होता है, बिना माध्यम के नहीं चलता, है ना। अच्छा, विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति कैसे होता है? विभिन्न होता है, विभिन्न माध्यम में ध्वनि गति क्या होता है? विभिन्न होता है ना, माने कि जौन माध्यम रहेगा उसको में अलग तरह से, जैसे ठोस में कुछ अलग हो सकता है, द्रव में इसका चाल अलग हो सकता है, गैस में इसका चाल अलग हो सकता है, ठीक ना। यह वेग आर्द्रता ताप से प्रभावित होता है, मतलब कि स्पीड से प्रभावित होता है, आर्द्रता नमी रहेगा जिससे भी, तापमान कम रहेगा उससे भी, है ना। जैसे कि कहा जाता है कि दिन, ठीक है, दिन में और रात में ध्वनि को सेम ध्वनि से, है ना, तो दिन में कम सुनाई देगा लेकिन रात में ध्वनि ज्यादा सुनाई देगा, काहे कि इसमें कच रहता है, नहीं दिन में ज्यादा सुनाई देगा या रात में ज्यादा सुनाई देगा, इसको डिपेंड करता है आर्द्रता पर, कि दिन में आर्द्रता था कि नहीं था, ठीक ना। रात में मौसम साफ भी रहता है, साफ करने का मतलब कि बाहरी शोर शराबा बहुत कम रहता है, ठीक ना, जेकरा वजह से ध्वनि बहुत दूर तक जाए। लेकिन जब ठंडा के दिन रहेगा तो उसमें भी आदत आ गया, जेकरा वजह से ध्वनि ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। गर्मी के दिन में
रात दिन में भी क्या होता है, मौसम साफ होता है, जिसकी वजह से दिन में काफ़ी दूर तक आवाज़ जाएगी, ठीक ना। इसके बाद कहते हैं कि दिन में अधिक और दूर रात में ध्वनि जाते हैं, दिन से अपेक्षा रात में कट जाते हैं। तो इसमें ध्वनि की चाल तरह तरह से हो सकती है, अलग अलग, ठीक ना। तो पहला का कहता है कि सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर इसका कितना होता है चाल, देखो सामान्य ताप पर इसका चाल होता है ना, चाल को चिन्ह नापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, ठीक ना। तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। अच्छा इसके में मतलब दिला, ठीक है। तो इधर देखो सबसे पहले कैसे दिला गैस में, सच में गैस में, ठीक ना। तो गैस वाला देखेंगे, गैस वाला इतना देखेंगे, है ना। गैस वाला में हवा में चाल कितना होता है 331.5 मीटर प्रति सेकंड, जबकि ऑर्गन में 308 मीटर प्रति सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 258, क्लोरीन में 205, है ना। हीलियम में 972 और हाइड्रोजन में 1200, यानी सबसे अधिकतम चाल वायु में, गैस में किसमें होता है हाइड्रोजन, और सबसे न्यूनतम चाल किसमें होता है क्लोरीन, और साधारणतः जो हवा में होता है कितना होता है 331, ठीक ना। अच्छा अब इसके बाद आता है क्या में, तो द्रव में, किसमें आता है तो द्रव में, ठीक है। तो द्रव में देखा जाए तो पहला है जल में, तो जल में इसका चाल कितना होता है 1483 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 1483 मीटर तक के ध्वनि जा सकती है। समुद्री जल में 1522, अब पारा जो कि द्रव है ना, इसमें कितना होता है 1454, यानी कि द्रव में सबसे अधिकतम किसमें होता है, तो द्रव में सबसे अधिकतम समुद्री जल में, किसमें होगा समुद्री जल, है ना। सबसे कम किसमें हो जाएगा तो पारा, ठीक ना। इसके बाद कौन सा आता है तो ठोस वाला आता है, कौन सा आता है ठोस, ठीक ना। तो ठोस क्या आता है, तो ठोस वाला में कौन सा है, तो ठोस में क्या चाहिए एल्युमिनियम में कितना मीटर प्रति सेकंड 5100, सोना में 3240, शीशा में 1960 और लोहा में 5000, ठीक ना। यानी कि सबसे अधिकतम किसमें है लोहा नहीं है, कि 5000 हुई 5100 है, हाँ ठीक लगा इसलिए तो लोग बोल रहा था। सबसे अधिकतम किसमें है तो एल्युमिनियम, ठीक ना, और सबसे न्यूनतम किसमें है तो शीशा में, ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब है कि धातु में पूरा अगर एक साथ देखा जाए, ठीक ना, अगर पूरा एक साथ देखा जाए, है ना, ठोस द्रव गैस सब, तो सबसे अधिकतम देखा जाए तो कुछ में होगा ठोस में, है ना। ठोस में देखो 51, 3000, 5000, है ना, जबकि द्रव में 1400, 1500, है ना, और गैस में 1200। इसलिए कहा जाता है कि ध्वनि की जो चाल होती है से ठोस में कच्चा होता है अधिकतम होता है, और ठोस से फिर कम थोड़ा सा कुछ में होता है द्रव में, द्रव से कम कुछ में होता है गैस में, ठीक ना। अर्थात इसे चलने के लिए बिना माध्यम के नहीं चलेगा। यहीं पर इसका पाठ का सारांश कैसे होता है, कोई दिक्कत